बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ। खान साहब की ज़ेर सरबराही ज़मान पाक में शामूद कुरैशी और दीगर रहनुमा मुखातिब थे मीडिया से। 26 नवंबर की कॉल है, उसके आगाज़ व मकासद, उसकी प्लानिंग मीडिया से वो शेयर कर रहे थे। खान साहब ये भी समझते हैं कि उन्हें PDM ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन उनकी शराइत हैं क्या, ये भी हमारा आज का एक अहम मौजू होगा। और फिर तस्नीम हैदर नामी एक किरदार सामने आया है लंदन से, जो ये दावा करता है कि अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल का मंसूबा है वो लंदन में बना और नवाज शरीफ साहब की इमाम पर बना है। ये शख्स कौन है, इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्या ताल्लुकात हैं और इसके इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। अहम और दिलचस्प कहानी है, ये प्रोग्राम का आज हिस्सा होगी। लेकिन सरे दस प्रोग्राम का आगाज़ हम करें उससे एक इशू से जिस पर आप सबकी भी नज़रें हैं, जो ज़ेर बहस है हर जगह हर महफिल में। अहम तायुनाती कब होगी, क्यों ताख़ीर है, ख्वाजा आसिफ साहब को आज वजाहत क्यों देना पड़ी। ख्वाजा साहब ये तो कहते हैं कि अमल शुरू हो चुका, लेकिन कहते हैं समरी मौसूल नहीं हुई। तो अगर समरी मौसूल नहीं हुई तो फिर अमल काहे का शुरू हुआ, ये एक बुनियादी सवाल है। और इस बार ये एक अहम तायुनाती इस कदर अहमियत की हामिल क्यों हुई है, तरीक़ाकार आइन में क्या दर्ज है और क्या 26 तारीख़ से पहले मौजूदा सरकार ये तायुनाती कर पाएगी या नहीं, ये है सबसे आज का अहम सवाल। शामी साहब और शेख रशीद साहब कहते हैं एक टिकट में दो मज़े नहीं मिल सकते, कि आप चाहते हैं कि जी केयर टेकर अगर लगे तो उसका दौरानिया बढ़ जाए और मनपसंद की तायुनाती भी हो जाए, तो एक टिकट में दो मज़े नहीं हो सकते। नहीं, ये कौन चाहता है? ये वो मंसूब कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और PDM की जानिब। नवाज शरीफ यानी केयर टेकर जो है उनकी तवालत वो क्यों चाहेंगे? कोई शख्स बाकायमी होशो हवास केयर टेकर्स की तवालत की तमन्ना कैसे कर सकता है? केयर टेकर्स तो एक ऐसा तजर्बा है जो बांग्लादेश में तो नाकाम हो चुका है। हमारे तो उसके ख्वाब अभी भी वहाँ से शुरू हुआ था। हमारे अभी भी ख्वाब देखे जाते हैं उसके। नहीं, अभी तो आप हमारे दस्तूर में तो लिखा गया ना। ये बांग्लादेश ने असल में बांग्ला से शुरुआत हुई थी कि हमारे यहाँ अभी समझ में नहीं आ रहा था कि हुकूमत जो है वो मौजूद भी हो और इलेक्शन भी हो जाए। अब इंडिया में भी और तुर्की में भी और बरतानिया में भी जहाँ जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ हुकूमत काम करती रहती है और इलेक्शन कमीशन इतना मौसर होता है कि वो इंतखाबात कराता है और कोई शिकायत पैदा नहीं होती। हमारे यहाँ उसके बरक्स है ना जी। हमारे यहाँ मामला कागजों पे तो इलेक्शन कमीशन बहुत मौसर है। नहीं, हमारे यहाँ तो मामला पर कोई चलता नहीं है ना, हर चीज़ पे झगड़ा, हर चीज़ पे हंगामा। तो हमारे यहाँ फिर जो भुट्टो साहब के दौर में डेडलॉक पैदा हुआ, उस वक्त अभी ये तय हो रहा था कि इलेक्शन नया भुट्टो साहब मान गए, कौन कराए, तो फिर उसके लिए करें इम्प्लीमेंटेशन एक कौंसल बनाई जाए जिसमें अपोजिशन के और हुकूमत के मुसावी अरकान हो बराबरी से, और वो इंतखाबात की निगरानी करे। उसके इख्तियारात क्या होंगे, वो कैसे तश्कील पाएगी, इस पर झगड़ा जारी था कि मार्शल लॉ लग गया। और मार्शल लॉ जब लगा तो जनरल ज़ियाउल हक ने इब्तिदा में ये कहा कि आप हमें वो इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल समझ लें जो इलेक्शन कराने आए हैं हम, और हम 90 दिन में करवाएंगे गैर जानबदारी के साथ। और फिर वो मामला तूल पकड़ता गया और फिर कहा हम 90 दिन में करवाएंगे। अच्छा, बांग्लादेश में भी झगड़ा हुआ तो बांग्लादेश में ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका तस्वुर पेश किया गया। पाकिस्तान ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। अब बांग्लादेश तो इससे तौबा कर चुका क्योंकि उन्होंने तरमीम करके दस्तूर में वो काम खत्म कर दिया। चलिए मौजू पे वापस आते हैं। अब हमारे यहाँ ये बाकी है, लेकिन अमलन क्या होता है जब केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, कोई काम नहीं होता, उसके इख्तियारात भी कम होते हैं, कोई बुनियादी फैसले कर नहीं पाती और एक मोल्लक हो जाती है हुकूमत। चलिए मौजू पे वापस आते हैं। मैंने तो मालिक साहब को ये एक इसलिए ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसकी तमन्ना तो कोई शख्स इसकी तवालत की तमन्ना तो बाकायमी होशो हवास कोई शख्स कर नहीं। मौजू पे आए ना सर, 26 से पहले क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तायुनाती मौजूदा सरकार कर पाएगी या नहीं, ये सवाल लेकर के हम गए हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब की खिदमत में। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर तजिया निगार हैं इस्लामाबाद पिंडी में। हालिया दिनों में कुछ अहम मुलाकातें भी उन्होंने की, खैर खबर जानने की कोशिश भी की उन्होंने। उनसे मालूम कर लेते हैं। हम तो लाहौर में बैठे हुए हैं, ये दूर हैं, बिल्कुल बज़ाहिर दूर हैं, बज़ाहिर दूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा, मैं आपको एक बयान सुनाना चाह रहा हूँ आपको शामी साहब को। इससे पहले शामी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें। ये बयान है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का, वज़ीर दिफा हुआ करते हैं।
25 तक ही क्यों सरकार इसको निपटाना चाहती है? 26 क्यों नहीं हो सकता और 27 क्यों नहीं हो सकता? नहीं, फिर आपका आगे वीकेंड वगैरह बन जाता है, अजीब सा लगता है। तो वो चाहेंगे कि अगर 25 तक फैसला हो जाता है, थर्सडे या फ्राइडे तक, और जो अस्करी जराए भी हैं, और ख्वाजा साहब ने यहाँ भी ये बात की, प्राइवेटली भी जब बात हुई तो उन्होंने यही बात की कि हमारा ख्याल है थर्सडे तक फैसला हो जाएगा। मेरी टॉप अस्करी जराए से कल बात हुई, उन्होंने भी कहा कि जी थर्सडे प्रोबेबल डेट है, बट मैक्सिमम फ्राइडे, और ये हो जाएगा, ताकि वो अच्छा है, अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती। क्योंकि अगर होना ही है एक चीज तो थर्सडे को या फ्राइडे को हो जाएगा, तो फिर 27 से पहले आराम से आपकी नोटिफिकेशन वगैरह भी इशू होंगी नए आर्मी चीफ की। और इसका बड़ा अच्छा अंदाजा था इमरान खान साहब को भी। अच्छा, उन्होंने सेफ मार्जिन रख के 26 की तारीख दी है, बिकॉज उनको पता है कि 24-25 तक हो जाना है। तो उनका लॉन्ग मार्च फिर खत्म होगा या पहुंचेगा और नारे लगाएगा, तशक्कुर का इजहार करेगा, या कुछ गुस्सा आएगा उनको? नहीं, अभी साहब देखिए, उन्होंने हर जगह वो पीस एफर्ट शुरू कर दी हैं। 2 दिन पहले उनका बयान आ गया कि इन्होंने हाँ जी मैं मानता हूँ हो सकता है कि इन्होंने ना किया हो मेरे खिलाफ साजिश, लेकिन इनको रोकनी चाहिए थी। वहां पे भी एक सुलह आ गई, फिर एक सुलह आ गई कि जी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी जनरल आ जाए। वो भी मेरा हमेशा से सांस रहा है और ऑन द रिकॉर्ड रहा है पिछले माह से, जब से मार्च शुरू हुई है। मैं हमेशा ये आर्ग्यू करता रहा हूँ कि जब तक आर्मी चीफ अनाउंस नहीं होगा, खान साहब की मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगी। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सच्चा साबित हो रहा हूँ एनालिसिस वाइज। इस पर खबर का कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि देखिए शामी साहब आपसे बेहतर कौन जानता है, आपने तारीख हमने भी बहुत देखी है, लेकिन आपने हमारे से भी ज्यादा देखी है कि पर्सनैलिटीज का बड़ा फर्क पड़ता है। बड़े बड़े इतिहाद इस वजह से कि तबीयत मेल खा गई, और बड़े बड़े एहतियात टूट भी इस बात पे गए कि छोटी छोटी बातें शख्सियत जो तनाव या क्लैशेस हुए उस पे हो जाते हैं। सही। इमरान खान साहब के लिए बड़ा जरूरी है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा, क्योंकि उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे कि आगे की स्ट्रैटेजी उनकी क्या होगी। और आपको पता है जो भी आर्मी चीफ बनता है फौज उसकी तरफ देखती है, बिल्कुल, और उसके मुताबिक एक एटीट्यूड बनता है। तो वो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उनको कि किस तरह आगे डील करना है, क्योंकि ये उनको भी पता है कि जो भी सेटलमेंट होनी है वो फौज ने ही करवानी है, जो मर्जी कहे। और ये गवर्नमेंट को भी पता है, इनको भी पता है, आपस में इनकी बातचीत नहीं है। गवर्नमेंट ने तो मानना नहीं है अपनी जगह से हटने के, तो अफोर्ड ही नहीं करते अर्ली इलेक्शन या अपनी जगह से हटना। खान साहब अर्ली इलेक्शन से पीछे हटना अफोर्ड नहीं करते। तो ये अल्टीमेटली बात तो जानी है सरबराह फौज के, हम जो मर्जी कहें, आगे पीछे की बातें करें, ग्राउंड रियलिटी ये है। इसलिए उसकी शख्सियत मैटर करेगी। उसके बाद अभी भी देखिए, अभी भी खान साहब ने पड़ाव 26 का भी इस्लामाबाद की तारीख नहीं दी, उन्होंने रावलपिंडी की दी है। बिल्कुल, कि फिर रावलपिंडी के आगे इनके पास दिन है, रावलपिंडी में ऐलान करेंगे अच्छा अब नया आर्मी चीफ आ रहा है, मैं नहीं चाहता मुल्क में अनसर्टेनिटी हो, तो हो सकता है उसे 5 दिन ऐड कर लें। इन द मीन टाइम बातें चलेंगी, सब कुछ चलेंगी। तो वो स्ट्रेटेजिकली बड़े अब फूंक के कदम रख रहे हैं। एंड आई थिंक ये अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा कि ये जो शख्सियत बनेगी वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि खान साहब की आगे की तहरीक की नौयत क्या होती है। तो मालिक साहब, कुछ अंदाजा आपने लगाया कि किस पे जाके नजर ठहरेगी? सर, जो यहाँ की गप चल रही है, जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं, वो वही बात है जो अब तो खैर ओपनली बात है। मैं आपसे एक सियासी नोयत का सवाल करना चाह रहा हूँ। 26 की बात आपने खान साहब की, उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को आपने डिस्कस किया, यानी 26 को अगर वो पहुंचते हैं, वहाँ मुखातिब भी होते हैं, तो नई अपॉइंटमेंट अगर तब तक हो जाती है तो उसके बाद उनका क्या लाहेअमल हो सकता है? देखिए, उनका लाहेअमल बड़ा सिंपल है, वो यही चाहेंगे कॉम्प्रोमाइज। देखिए जामी किस चीज पे हो सकता है, अर्ली इलेक्शंस पे वो तैयार हैं। डेट्स आपको याद है, तमाम सीनियर लीडरशिप ने इन्होंने कहा है कि जी 2-3 महीने ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है। और हम पहले भी बात सुन रहे थे कि मई जून की बात चल रही है। आई थिंक ये चाहेंगे कि ये नए आर्मी चीफ से इस किस्म का फैसला करवाएं गवर्नमेंट के साथ कि चलें ठीक है, आप तारीख 2-3 महीने की दरमियान की कर लें, जून की कर लें, मई की कर लें, लेकिन हमें फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप हमें दे दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज कर दें और इलेक्शन की तारीख आप करवा लें। ये अब कुछ गिव एंड टेक होगा, वरना अगर गिव एंड टेक नहीं होगा तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 3-4 दिन से बहुत लोगों को मिल रहा हूँ। आर्मी में एक सोच बड़ी स्ट्रांग है टॉप की क़यादत में कि
खान साहब की सियासत चल सकती है, ऐसे नवाज शरीफ साहब की सियासत चल सकती है, लेकिन मुल्क नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर ये 3-4 माह के अंदर ये कोई एग्रीमेंट्स और फर्म चीजें अगले 2-3 माह में ना हुई तो ये बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। हम एक बहुत अच्छा, ये मालिक साहब आप ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बल्कि अगर इन अल्फाज में इन मुलाकातों का खुलासा जो आप भी करते हैं हम भी करते हैं पेश किया जाए कि जो मुल्की फ़िक्र रखने वाले हल्के हैं पाकिस्तान में वो ये समझते हैं कि ना खान साहब को हम मुसलसल ऑन रोड्स अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही मुसलसल इस सूरत हाल में ये गवर्नमेंट आगे चल सकती है, तो बेहतर और मुनासिब तरीन हल ये है कि खान साहब रोड से नीचे उतरें और ये जो मौजूदा सरकार है ये जल्द इलेक्शन की जानिब रुजू फरमाए ताकि कोई गैर जो अदम इस्तेहकाम किसी सूरत वो सड़क से उतरें और ये कुर्सी से उतरें, हाँ एक मुफाहमत के साथ उतरें। मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। तो ये मैं अगर इन जुमलों को यूँ अहाता करूँ, हमारे भी जिन लोगों से मुलाकात या बात होती है तो वो ये समझते हैं कि उसी सूरत में ये जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है उसको कोई इस्तेहकाम या उसको कोई उम्मीद मिल सकती है। और जो ये मामला है अपॉइंटमेंट का, इसके ऊपर आज मेरी एक साबिक सेक्रेटरी दिफा से बात हो रही थी, बावजूद उनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, उन्होंने पाबंद किया मुझे, तरीक़ाकार समझा था इनके 243 का। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मालूम होता है कि सूरत हाल कुछ गैर मामूली होती जा रही है। तो उन्होंने जो जुमले अदा किए वो गैर मामूली से भी कुछ ज़्यादा हट कर थे कि ऐसा होता नहीं है जैसे आज हम देख रहे हैं, ये वाक़यातन गैर मामूली सूरत हाल है जिसकी ज़िम्मेदार इस वक्त की सरकार है। उन्होंने किसी और जानिब इशारा नहीं किया। चलिए अब तो देखें ना, लोग अंदाजे लगा रहे हैं। हमारे करम फरमा है सरदार खान नियाजी साहब, उन्होंने 2 कॉलम लिखे मुझे भिजवाए, कहा जो मेरा पहला कॉलम है उसमें उसको गौर से पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। चलिए हम शख्सियत का नाम नहीं लेते, हम क्यों लें, कौन आर्मी चीफ होगा, हम नहीं लेते। तो हमने इतने गौर से हमारे लिए साबिक सभी जो 5 प्रोबेबल्स हैं काबिल एहतराम। बात यह कि जरदारी साहब ने बात ठीक कही ना, हाँ, कि जो भी होगा वो फौज का होगा, तो फौज हमारी सबकी है। तो इसलिए जो भी आर्मी चीफ हो, चश्मे माँ रोशन, दिल माँ शाद, बस अनाउंसमेंट कर दें, इसमें इफ्स एंड बट्स की बात छोड़ें, लटकाएं ना इसे। आसाब जो हैं उसको इतना ना उसके ऊपर सवार करें और लोगों को इस ना रखें इसके अंदर इतना इंतज़ार में, तो जो फैसला करना है कर दें, कर गुजरें। चलिए अब वो तस्नीम हैदर साहब का मैंने जिक्र करना है, किरदार सामने आए हैं, लेकिन ब्रेक भी आन पड़ी। आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर लें, वरना मैं नहीं, अब बस उसकी तरफ चलें। फिर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का तज़किरा भी करना है, कर लें अल्लाह को प्यारे हो गए। आप पहले उनका जिक्र खैर कर लें, फिर हम ब्रेक लेते हैं, तफसील से आप बात कर लें। ये बड़ा एक सदमा मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब, जिनको हम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कहते हैं और समझते हैं, और 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बड़ा एक करीबी ताल्लुक़ था उनसे। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब के साहबजादे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बड़े भाई, और हकीकत यह है कि दारुल कराची जो है उसके सरबराह और एक ऐसे आलम दीन थे कि जिनकी कोई मसील कोई नज़ीर नहीं है, कोई उन जैसा दूसरा मौजूद नहीं है। एक बड़े तहम्मुल से, तदब्बर से बात करने वाले, काम करने वाले, तहरीक पाकिस्तान से जुड़े हुए। वो पाकिस्तान की तहरीक में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के साथ मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब साथ थे, और वो बच्चा मुस्लिम लीग देवबंद में बनी, 400-600 बच्चे उसमें शरीक थे। तो बच्चा मुस्लिम लीग जो थी उसके साथ वो जुलूस निकालते थे, और उसके वो बड़े सालार थे। और कहने लगे, उसी वक्त मैंने देखा अपने भाई ज़की कैफ़ी मरहूम, उनके पास एक लगा हुआ था पोस्टर सा जिस पर लिखा होता पाकिस्तान हमारा है। बस वहाँ पाकिस्तान का नाम पहली बार पढ़ा और फिर बस पाकिस्तान हमारा है। आखिर दम तक वो इस बात पे नाम लेते रहे, यकीन रखते रहे, पाकिस्तान हमारा है। और जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान को दिया, उनका दारुल उलूम जो है वो हज़ारों बच्चे वहाँ से तालीम याफ्ता हुए, और मुल्क दुनिया भर में एतदाल के साथ और एहतियात के साथ और एक जोड़ते हुए लोगों को इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, ये हमारे इनका अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, आमीन। और उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। बल्कि यही नहीं शामिल साहब, ऐसी जो कद्दावर शख्सियात हैं हमारे मौजूदा दौर के, जो आइमा इकराम हैं, अल्लाह करे वो भी इनको फॉलो करें। वो 86 साल की उम्र पाई। देखें, मेरे बेटे उस्मान की शादी थी 4 साल पहले, मैंने उनसे दरख्वास्त की, हज़रत
آپ نکاح پڑھائیے اچھا عثمان کا. انہوں نے کہا اب آپ نے کہہ دیا ہے تو آنا پڑے گا. میں نے ان کو ٹکٹ بھجوایا, ان کو اور ان کے معاون کو, اور 2 ٹکٹ بھجوائے, اور وہ یہاں آ گئے. اور شرط ان کی یہ تھی کہ ایک گیدرنگ جو ہے مکسڈ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا ہمارے ہاں تو مخلوط گیدرنگ ہوتی نہیں ہے, خواتین و حضرات الگ الگ بیٹھتے ہیں. تو نکاح پڑھایا, اور نکاح پڑھانے کے بعد رخصت ہوئے, اور میں نے دیکھا کہ وہ جو سلامی کے لفافے تھے اگلے دن میں دیکھ رہا تھا, تو ایک اس میں بھاری بھرکم لفافہ بھی موجود تھا. میں نے دیکھا یہ کون, یہ کس کی طرح لکھا ہو گیا, بھئی مفتی صاحب دے گئے تھے رفیع عثمانی. اچھا, وہ سارے پیسے جو ٹکٹ کے تھے وہ انہوں نے وہ سلامی کی صورت میں انہوں نے لوٹا دی. تو حقیقت یہ ہے, میرا دل ایک ذاتی صدمہ بھی ہے اور قومی نقصان بھی ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کا نور بصیرت عام کر دے. آمین. ناظرین, اس کے ساتھ ہی یہاں پروگرام میں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے ملکی سیاسی امور کی, تو اس سب کے بیچ تسنیم حیدر نامی ایک کردار سامنے آئے ہیں جو کہ پاکستان مسلم نون کی سینئر قیادت پر الزام عائد کرتے ہیں ارشد شریف شہید کے قتل کے اوپر. لیکن یہ خود بھی ایک بڑی دلچسپ شخصیت ہے, تضادات سے بھرپور شخصیت ہے فہمی صاحب. بڑا رولا ڈالا ان کے منظر عام پر آنے کے بعد, لیکن پھر معلوم ہوا یہ تو پی ٹی اے کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں, نون لیگ کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں. کس قدر سنجیدہ کردار آپ کو معلوم ہے یہ؟ نہیں, کوئی سنجیدہ کردار تو کیا کہیں, انہوں نے تو ارشد شریف جی کی شہادت اور پھر عمران خان صاحب پر جو حملہ ہے, دونوں جو ہیں نواز شریف صاحب کی جولی میں ڈال دی ہیں, اور کہا کہ یہاں سازش ہوئی ہے, اور بلکہ ان کی ڈیوٹی لگی تھی اس کام پر کہ یہ کریں. تو اب میں خیال لندن میں پولیس جو ہے اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کی تحقیق کرے. نہیں, وہ لیگی رہنما گئے ہیں لندن پولیس کے, ابھی تازہ جو خبریں تھیں بریک سے پہلے, وہ گئے ہیں, انہوں نے کہا جس شخص نے یہ الزام عائد کیے ہیں تو اس کی تحقیقات کی جائیں. ہم حتی کہ عزت کا کیس بھی کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر. لیکن یہ ہم ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں, بیک وقت یہ پی ٹی اے کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ بھی پائے جاتے ہیں, نون لیگ کے ہاں بھی قیادت کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں, اور خود جو ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں, جو ان کی مختلف ویڈیوز ہیں, وہ بڑی دلچسپ اور بڑی اگر میں کہوں کسی حد تک مضحکہ خیز بھی ہوتی ہیں. تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب تو وقت کم ہے, ذرا تفصیل سے ڈسکشن نہیں ہو سکتی, لیکن یہ رہنے والے تو کہیں گجرات کے, وہاں بھی کوئی کرمنل ان کے اوپر کوئی کیسز ہیں. ایک کیس قتل کا مقدمہ ہے جس میں کہتے ہیں وہ مفرور ہیں, لیکن اس سے قطع نظر یعنی اگر یہ سازش ہو رہی تھی تو ان کو تو فوری طور پر اطلاع کرنی چاہیے تھی پولیس کو پہلے جا کر, اور وہاں لندن میں کرنی چاہیے. جب وہ شہید ہو گئے, اس کے بعد عمران خان صاحب پر حملہ ہو گیا, اس کے بعد یہ بیان دے رہے ہیں وہ, تو پھر ان کا رول کیا تھا اس کے اندر اور کن لوگوں نے یہ کیا. تو یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے, اور اگر سازشیں اس طرح ہونے لگیں تو پھر تو معاملہ ہی عجیب ہو جائے. یعنی جس نے کسی شخص کو خدا نخواستہ کوئی قتل کرنے کا منصوبہ بنانا ہوتا ہے, وہ اس طرح یعنی کہ لوگوں سے یہ اس طرح کھلی گفتگو کرتا ہے. تو بہرحال ایک ہماری سیاست جو ہے, جو ہمارے اوورسیز حضرات ہیں, وہ بھی اپنی ساری آلودگی لے کر وہاں پہنچ گئے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ تو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں, ایک بڑا ایک عجیب سا ایک ڈھکوسلا سا معلوم ہوا ہے. چلیں مزید اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین. فی الحال کے لیے ابھی تو نواز شریف صاحب تو یورپ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. جی, وہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. پھر امریکہ میں علاج کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایک پروسیجر ان کا ہونا ہے شریانوں کا, اور پھر واپس لنڈن آئیں گے. تو یہ جو یورپ جانا ہے پھر امریکہ کا پلان ہے, اس سے تو لگتا ہے کہ جو ایک خبر یہ آئی تھی کہ شاید جلد پاکستان ہے, وہ شاید تاخیر کا شکار ہو جائے. پھر اس کے بعد ضروری نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی اپیل بھی واپس لے لی ہے نا, جو ان کے اسٹے کے حوالے سے تھی. اس سے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید پھر واپس آ جائیں, جلد واپس آ جائیں. تو بہرحال اب انہوں کو آنے کا پروگرام بنانا چاہیے. ان کی صحت جو ہے, جو پروسیجر جو کرانا ہے تو کرائیں, امریکہ میں ہونا تو امریکہ میں ہو, اور پھر واپس آئیں ملک میں. چلیے ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.